जय हिंद बालकों, आप लोग का हमारी क्लास में वेलकम है, स्वागत है। इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में हम लोगों ने अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन रखा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं और एक एक कदम हम डेली की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, डेली बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग का जो रिवीजन पैटर्न है उसको हम लोग रिवाइज करते जा रहे हैं चीज़ों को। इसी में हम ऑक्सीजन फैमिली को रिवाइज कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली जिन टॉपिक्स को डील करेंगे वो सल्फर है, H2S है या ऑक्सी एसिड जो डिफरेंट होते हैं सल्फर के, उनकी बात की जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने आपको बताया कि सल्फर के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है एलोट्रॉपी शो करने की। बड़े सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म सल्फर के पाए जाते हैं, जैसे कि रोम्बिक सल्फर, इसको एस अल्फा से डिनोट किया है, मोनोक्लिनिक सल्फर। और ये जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर है ये एसिड के मॉलिक्यूल से बनी हुई है। जैसे कि रोम्बिक सल्फर या एस अल्फा में मैंने कहा है कि एक यूनिट सेल में 16 एसिड के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, जबकि यही मोनोक्लिनिक वाले में एक यूनिट सेल में 6 एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये सॉलिड वाली फॉर्म जो होती है लिक्विड में कन्वर्ट होती है। लिक्विड में ये दो फॉर्म में होता है, एक येलो ट्रांसपेरेंट मोबाइल लिक्विड होता है और दूसरा डार्क कलर थिक विस्कस लिक्विड होता है। और इस बात को हम टेम्परेचर की सहायता से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर हम यही टेम्परेचर करीब करीब 445 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेकर के आए तो हमको बेसिकली एसिड के मॉलिक्यूल मिलते हैं जो कि गैस में होते हैं और इनका शेप पकड़ रिंग शेप या क्राउन शेप होता है। ऐसे इसमें हर एक जगह पे ये 8 पॉइंट हैं और इन 8 पॉइंट पर आप अगर देखोगे तो आपके सल्फर के एटम रखे हुए हैं, ठीक, चारों पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेगा। इसी को पकड़ शेप या क्राउन शेप बोलते हैं। इसमें हर सल्फर से घिरा होता है और हर सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। बात को अगर आगे की तरफ बढ़ाएं तो सल्फर जो वेपर फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलती है वो S2 से लेकर के S10 तक सभी के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जिससे मोस्टली पॉपुलर एसिड सबसे मिलेगा, इसको हीट करोगे S6, हाई टेम्परेचर पे S4, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करोगे तो S2 मिलता है। इसमें बाकी सभी फॉर्म डायमैग्नेटिक होती है, लेकिन ये जो S2 वाली फॉर्म है ये पैरामैग्नेटिक है, या एटॉमिक सल्फर जो है वो पैरामैग्नेटिक है। एटॉमिक सल्फर इसलिए पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसकी वैलेंसी सेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 3s में 2 और 3p में भी 2 कैसे आप देख सकते हैं, ये 2, इसलिए एटॉमिक सल्फर पैरामैग्नेटिक है। लेकिन जो डाई एटॉमिक सल्फर है इसका स्ट्रक्चर ठीक O2 के सिमिलर होता है और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 3p पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी कैसा है आपका पैरामैग्नेटिक। आपके एनसीईआरटी में 2 सल्फर को कंपेयर किया गया, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर का कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है। तो इसको हम लोग एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में इन्होंने 2 सल्फर का जिक्र किया है, एक रोम्बिक सल्फर जिसे हमने S अल्फा से दिखाया है और दूसरा मोनोक्लिनिक सल्फर जिसे S बीटा से दिखाया है। चलेगा। रोम्बिक सल्फर बेसिकली येलो कलर के होते हैं, तो मोनोक्लिनिक वाला कलरलेस होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन के आसपास, तो इसका करीब 393 केल्विन के आसपास आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 2.06 है या डेंसिटी करीब करीब 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 या इसकी डेंसिटी 1.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऐसे सवाल पूछ करके डाटा भर देगा और अकॉर्डिंग टू
लैंग्वेज अगर करेक्ट पूछ रहा है तो एक सही डाटा होगा, बाकी 3 गलत होंगे, और अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो एक इनकरेक्ट, बाकी 3 करेक्ट होंगे। यहाँ जो लास्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी में पूछा हुआ है। जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है या बीटा सल्फर जिसको हम कह रहे हैं, ये स्टेबल है अबव 369 केल्विन, ठीक, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये रोम्बिक सल्फर में, अल्फा सल्फर में बिलो 369 केल्विन से कम टेम्परेचर पर ये रोम्बिक सल्फर में पाया जाएगा। क्योंकि यहाँ बोला है कि जो रोम्बिक सल्फर है वो स्टेबल है बिलो 369 केल्विन, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए एक बात याद रखिएगा कि 369 केल्विन पर दोनों फॉर्म मिलेगी, रोम्बिक सल्फर भी और मोनोक्लिनिक सल्फर भी। तो ये जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर है, इसके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 369 केल्विन है। ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है जिस पर कि अल्फा और बीटा दोनों एक साथ स्टैंड करती है। जो वेपर में सल्फर पाया जाता है उसमें मुख्य रूप से 2 फॉर्म देखने को मिलती है, एक S6 और दूसरी कौन सी आपका एसिड। S6 जो है वो चेयर फॉर्म है, मोस्टली चेयर और बोर्ड 2 होता है, लेकिन उसमें से वो चेयर फॉर्म में पाई जाएगी, जिसमें सल्फर की बॉन्ड लेंथ करीब करीब 205.7 पिकोमीटर और सल्फर बॉन्ड एंगल करीब करीब 102 डिग्री के आसपास आएगा। यही अगर हम एसिड लेकर के चलेंगे तो इसका शेप पकड़ रिंग शेप या क्राउन शेप होता है, चलेगा। तो ये जो पकड़ रिंग शेप या क्राउन शेप आप देख रहे हैं, इसमें जो सल्फर बॉन्ड एंगल है वो करीब 107 डिग्री का होगा, जबकि जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 204 पिकोमीटर के आसपास आएगी। बोलो भाई, तो कर लोगे इसको। अब हम लोग आते हैं सल्फर के कंपाउंड पर। बेसिकली हम डील करेंगे H2S को और ऑक्सी एसिड सल्फर के। चलिए सबसे पहले आते हैं H2S पर। अब अगर हम लोग H2S की बात कर लें, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर लें, तो ध्यान दें आप लोग कि जो H2S है ये मेटल सल्फाइड्स की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराने पर बनता है। पर याद रहे हम उन्हीं मेटल सल्फाइड को लेकर के चलेंगे जो कि एसिड या वाटर में सॉल्युबल होंगे। जो इनसॉल्युबल होंगे आमतौर पे वो रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि क्यूप्रिक सल्फाइड H2SO4 के साथ H2S नहीं बनाएगा, और इसका रीज़न ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है ड्यू टू मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन यही फेरस और सोडियम सल्फाइड अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2S गैस देता है, जिसकी स्मेल रोटन एग लाइक होती है, सड़े हुए अंडे जैसी। ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड है ये HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन अगर आप देखें तो 50% नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल होता है, और वहाँ पर ये जो है क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके H2S नहीं देता बल्कि सल्फर देता है। ये रिएक्शन आईआईटी में पूछी गई, ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्यूप्रिक सल्फाइड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर नाइट्रेट, साथ में सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। बहुत बढ़िया रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्यूप्रिक सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। मैंने इस बात को यहाँ क्लियर भी कर दिया है कि क्यूप्रिक सल्फाइड डज नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, सॉल्युबल इन 50% नाइट्रिक एसिड। H2S को इस्तेमाल हम लोग जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, खास तौर से बेसिक रेडिकल जब हमको एनालाइज करना होता है, तो दूसरे और चौथे ग्रुप के बेसिक रेडिकल सल्फाइड के रूप में ही आते हैं। तो वहाँ पर H2S को इमीडिएटली प्रिपेयर किया जाता है बाय किप्स मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि आयरन सल्फाइड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको डाल दिया जाता है, और जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाते हैं, तेजी से कौन सी गैस आती है, H2S गैस आती है। ये रेडीमेड सोर्स होता है H2S के प्रिपरेशन का बाय किप्स एपरेटस या किप्स मेथड। H2S एक डाई बेसिक बहुत ही वीक एसिड है, डाई बेसिक वीक हाइड्रा एसिड है,
जिसमें कि दो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट होती है। पहले हाइड्रोजन के निकलने का आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1 माने और दूसरे का K2 माने, तो इन दोनों की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन इन दोनों में K1 की वैल्यू K2 से क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। चलेगा। एक बात और है कि अगर H2S को देखो तो H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मिनिमम वैल्यू पर खड़ा है ग्रुप के, -2 है। और अगर ये -2 है तो ये केवल और केवल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। अभी मैं इसकी रिएक्शन बना देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट वाली कि किसको किसमें रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन का हमने यहाँ पे जिक्र किया जो ओलंपियाड में पूछा गया था कि H2S अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लिया जाए तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। एक्वारेजिया जो कि एक बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये सल्फर को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जाता, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करता है। यही अगर H2O2 ले लो, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लो, तो ये H2S को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज इन H2SO4 में चल जाएगा। तो जरा इसकी रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके जो H2S काम करता है उसकी रिएक्शंस को देखें। चलिए अब अगर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो H2S बड़ा अच्छा ग्रुप रीजन का काम करता है बेसिक रेडिकल की एनालिटिकल स्टडी में, बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने में। तो बेसिक रेडिकल ये दो ग्रुप में इस्तेमाल किए गए हैं, चौथे ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में। दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर अल्कलाइन मीडिया होता है, यहाँ पर एसिडिक मीडिया होता है। दोनों में बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं ताकि pH कांस्टेंट रहे। हाई सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन पर ड्यू टू कैप्चर आयन इफेक्ट चौथे ग्रुप के बेसिक रेडिकल सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं, जिंक, निकल, मैग्नीज और क्या आपका कोबाल्ट। और यही लो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन पर दूसरे ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल होते हैं, सेकंड ए और सेकंड बी, दोनों के प्रेसिपिटेट होते हैं, जो कि लो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन हम क्रिएट करते हैं ड्यू टू कौन सा इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। और इसको क्रिएट करने के लिए H2S के साथ HCl होता है और यहाँ हाई सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन क्रिएट करते हैं ड्यू टू कैप्चर आयन इफेक्ट। और यहाँ बफर अमोनियम बफर के साथ में आपका H2S लिया जाता है, ये ध्यान रहेगा। बाकी H2S को हम कीप्स मेथड से बनाते हैं या फिर थायोएस्टामाइड को एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा करके तब H2S बनाते हैं। आजकल रिसेंट मेथड है, ये ओल्ड मेथड है, ये लैब में आज भी यूज किया जाता है, ये तो खैर आज की रिसेंट टेक्निक है। बाकी अगर आप देखें तो H2S में सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर होता है, इसलिए ये बड़ा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो ये परमैग्नेट को MnO2 में रिड्यूस करता है और H2S खुद किस में आता है, सल्फर। इसी तरीके से क्लोरीन को क्लोराइड में रिड्यूस करेगा, डाइक्रोमेट एसिडिक डाइक्रोमेट को Cr+3 में और खुद किस में आता है, सल्फर में। एसिडिक पोटेशियम परमैग्नेट को Mn+2 में और खुद किस में आता है, सल्फर में। ये रिएक्शन H2S का केमिकल टेस्ट भी है क्योंकि ये पिंक कलर का है और ये सॉल्यूशन कैसा है, कलरलेस है, ये सॉल्यूशन कलरलेस है, चल जाएगा। और भी आप देखें H2S ओजोन के द्वारा H2S ओजोन को ऑक्सीजन में ले जाएगा और साथ में खुद कन्वर्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। नाइट्रिक एसिड और HCl का कॉम्बिनेशन जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, ये H2S को पॉजिटिव में नहीं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है, जबकि H2O2 इसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आता है। H2S फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में और सल्फर क्या होता है आपका, रिलीज हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। बोलो भाई कर लोगे कि नहीं। ये एक फास्ट रिवीजन मोड है, चेकर बोर्ड से हमें मेन कंपाउंड का आइडिया लग गया। अब हम लोग आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में। मेनली देखेंगे सल्फर के दो ऑक्साइड है, SO2 और कौन सा आपका SO3। चलिए
तो अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड को जो हम बनाते हैं वो कई तरीके से बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से लैब मेथड जो है इसमें हम सल्फाइड सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है, जैसे सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड, इस तरीके से। दूसरा जो लार्ज स्केल पे बनाने का तरीका है वो ये है कि वो आयरन ओर की जो होती है सल्फाइड ओर की हम रोस्टिंग कराएं। रोस्टिंग मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करें। जैसे हम आयरन पायराइट लेकर के चल रहे हैं तो ये Fe2O3 और साथ में कौन सी गैस देगा, SO2 गैस देता है। चलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो SO2 है ये बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है, साथ में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन इसकी दोनों प्रॉपर्टियां आमतौर पे मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती हैं या वाटर की प्रेजेंस में होती हैं। अब ब्लीचिंग एक्शन कैसे, वाटर की प्रेजेंस में SO2 वाटर या मॉइस्चर में घुल करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, और ये जो सल्फ्यूरस एसिड आप देख रहे हैं ये अनस्टेबल होता है और ये टूट करके SO3 और नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ये हाइड्रोजन कलर्ड कंपाउंड में जुड़ती है और जुड़ करके उसको कलरलेस कर देता है। तो ये जो ब्लीचिंग एक्शन है ये हाइड्रोजन के जुड़ने की वजह से है, सो हम कहेंगे ये काहे की रिएक्शन है, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। एक बात। दूसरी बात, SO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो SO2 के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ सल्फर सल्फर डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। चलेगा। तो SO2 का मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है और इसकी जो डिफरेंट फॉर्म बनती हैं वो कुछ ऐसे बनेंगी। इसलिए जब एक्चुअल मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो उसमें दोनों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर आती है, सेम आती है, और इसके पीछे वजह ये है कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका बनाता है ऐसे। ये हाइब्रिड में ये दोनों सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम रहेगा, बॉन्ड एनर्जी सेम रहेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर हम SO2 मॉलिक्यूल को देखें तो SO2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल सल्फर एक लोन पेयर रखता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रखता है, एक डबल बॉन्ड रखता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की वजह से इसका जो शेप होगा ये V शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप का ये होता है। बोलो भाई, चल जाएगा। अब अगर हम लोग SO2 की कुछ रिएक्शंस को देखें तो SO2 बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का इसलिए क्योंकि SO2 में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 है और बड़े आराम से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा +4 से +6 वाली स्टेट में ये जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले SO2 को लिया। SO2 सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जला देने पर सीधे बनता है। सल्फाइड सॉल्ट का एसिडिफिकेशन करा देंगे तब बनेगा। H2S को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तब भी बनेगा। कॉपर को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ऐड कराएंगे तो भी SO2 आपका बनेगा। चलेगा। तो ये तो बनाने के मेथड हो गए। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। इसी तरीके से SO2 एसिडिक डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके Cr+3 आयन बनाएगा जो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये SO2 का केमिकल टेस्ट भी है जो डाइक्रोमेट के कलर को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। इसी तरीके से SO2 एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट जो कि वायलेट या लाइट पिंक कलर का होता है उसको कलरलेस कर देता है। ये भी SO2 का केमिकल टेस्ट है। तो ये दोनों रिएक्शन
हम केमिकल टेस्ट के रूप में देखते हैं किसके, SO2 के। चलेगा। इसी तरीके से SO2 एसिडिक आयोडेट को आयोडीन में बदल देता है। SO2 अगर इसको ऑक्सीजन के द्वारा वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम कैटलिस्ट पर हीट किया जाए तो ये SO3 में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। SO2 को बनाने का एक तरीका और भी था कि जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अगर जलाया जाए तो भी वो SO2 गैस देता है। एक खास बात है SO2 की कि SO2 को अगर हम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में पास करें तो ये सोडियम बाइसल्फाइड में चेंज होता है, और सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन में अगर एक्सेस में सोडियम कार्बोनेट को पास करें तो ये सोडियम सल्फाइड में बदलता है। सोडियम सल्फाइड में अगर सल्फर घोल दीजिए तो ऐसी स्थिति में आपका बनता है हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, वही सोडियम थायोसल्फेट जिसमें कि सल्फर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती है। याद आया, टर्मिनल सल्फर -2 में और सेंट्रल सल्फर +6 में होती है। यहाँ ये आयनिक बॉन्ड होता है, इसी को कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन। चलेगा। अब अगर आप SO3 की तरफ आते हैं तो SO3 वाटर में घुल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। इस सॉल्यूशन में अगर तुमने और SO3 पास कर दिया तो ये ओलियम में कन्वर्ट होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। हाँ जी, ये वही ओलियम जिसमें कि कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं पाया जाता। ओलियम में कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता है, इसमें सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। और अगर आप ओलियम का स्ट्रक्चर देखें, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें फ्यूमिंग पार्ट SO3 गैस का ही होता है। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ध्यान दें आप। इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है जी। H2H2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी इसी को कहेंगे, ओलियम कह देंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहेंगे। यहाँ कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है बल्कि सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है। और यहाँ सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +6 में। साथ ही साथ किस नेचर का है, डाइबेसिक एसिड है। तो ये सारी बातें अभी हम लोग आगे चल करके डील करेंगे। एक बात और है कि SO3 को अगर थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर ले जाओ तो ये ट्राइमराइज हो जाता है और ट्राइमराइज होकर के H3O9 बनाता है। तो ये जो SO3 की प्राइमरी फॉर्म होती है उसका भी स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। ध्यान दें, ये हेट्रोसाइक्लिक हेक्सागोनल रिंग बनती है ऐसे। आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ कोई भी सल्फर सल्फर से सराउंड नहीं है। हर सल्फर 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंड होता है 6 बॉन्ड के साथ, जबकि हर ऑक्सीजन, खास तौर से अगर आप देखें, ऑक्सीजन 2 प्रकार की है। जो रिंग की ऑक्सीजन है वो 2 सल्फर से, और आउटसाइड जो ऑक्सीजन है वो 1 सल्फर से सराउंड होता है। चलेगा। ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं है, कोई सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं है। 6 एलिमेंट की क्या है, आपका रिंग है। तो ये प्राइमरी फॉर्म थी किसका, आपका SO3 का। एक्चुअल में सल्फर ट्राइऑक्साइड का आज के डेट में कमर्शियल बहुत ज़्यादा यूज है। हम लोग करते क्या है कि हाई एल्किल ग्रुप का बेंजीन डेरिवेटिव लेते हैं और SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बनाते हैं। पहले स्टेप में एल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वो NaOH से रिएक्ट करके एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बनाता है। ये जो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है ये एनायनिक डिटर्जेंट है। कैसा डिटर्जेंट है, एनायनिक डिटर्जेंट है। इसमें जो R वाला पार्ट है, इसमें कार्बन की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, C12 to H25, झाग देने वाला पार्ट एनायनिक डिटर्जेंट के रूप में खूब यूज होता है। आप देखते हैं रिन है, एरियल है, इन सब में खूब जम के चलता है। बोलो भाई, कर लोगे।
अब अगर आप SO3 का स्ट्रक्चर देखें तो SO3 जो है ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, जिसमें कि सभी सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड एनर्जी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सेम इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बोलो भाई, कर लेंगे इतना, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पर। तो अगर हम लोग ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करें सल्फर के, तो बड़े सारे ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। आप देख सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, डाइथायोनिक एसिड है ना। तो कई सारे आपके बनते हैं, कैरोज एसिड है, ओलियम है, मार्शल एसिड है। तो एक एक को जरा देखें। सबसे पहले हम लोग आते हैं H2SO3 पर, सल्फ्यूरस एसिड पर। तो सल्फ्यूरस एसिड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, सल्फर डबल बॉन्ड O और फिर OH और एक लोन पेयर सेंट्रल सल्फर पर मौजूद होगा, ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट है, डाई बेसिक है, यहाँ सेंट्रल सल्फर का ऑक्टेशन नंबर +4 है, ठीक है। और ये वीक एसिड होता है, यूजुअली सॉल्यूशन स्टेट में रिकवर्ड होता है। इसी तरीके से दूसरा अगर हम आए H2SO4 पर, इसको तो आप जानते ही हैं, ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से फेमस है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोड्यूस किया जाने वाला केमिकल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तगड़ा एसिड होता है, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट बड़ा ज़्यादा है, +6 ऑक्टेशन स्टेट है और 2 हाइड्रोजन इसमें क्या है आपका डिस्प्लेसेबल है। सो ये डाई बेसिक एसिड है। इसी तरीके से तीसरा है, तो तीसरा है आपका सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी H2SO3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोलेंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड आप इसको बोलेंगे। तो ये जो थायोसल्फ्यूरिक एसिड है ये इस तरीके के स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, इसमें सल्फर सल्फर लिंकेज होता है, ये भी डाई बेसिक एसिड है और देख सकते हैं कि इसमें भी 2 हाइड्रोजन क्या है आपका डिस्प्लेसेबल है, चलेगा। चौथा आते हैं डाइथायोनिक एसिड पर। तो डाइथायोनिक एसिड सल्फर सल्फर लिंकेज को रखता है ऐसे, और यहाँ 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, ये भी डाई बेसिक है और हर एक सल्फर पर एक एक लोन पेयर पाया जाता है ऐसे, चलेगा। तो इसमें 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल डाई बेसिक, और यहाँ सल्फर का ऑक्टेशन नंबर कितना चलेगा +4 आएगा। इसी तरीके से अगर हम H2S2O5 ले लें तो इसके 2 स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलते हैं। H2S2O5 के 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक स्ट्रक्चर तो हमको ये मिलता है जिसमें कि सल्फर 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 लिंकेज मौजूद है, चलेगा। और दूसरा इसी का एक स्ट्रक्चर और भी मिलता है, इसी का एक स्ट्रक्चर और भी मिलता है जिसमें कि सल्फर सल्फर लिंकेज ना हो करके सल्फर ऑक्सीजन लिंकेज, चलेगा। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर H2S2O5 के दिखाई पड़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे की तरफ आए तो यहाँ पर आपका लिया गया है पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड का एक जनरल फॉर्मूला बना दिया गया, छठा है H2SXO6, जहां हम X की वैल्यू 2 से लेकर के 5 तक रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रक्चर बड़ा ही क्लियर है ऐसे,
ये 2 यूनिटें होती हैं इसमें, और जितने ये सल्फर एटम बोलेंगे उतना आप भर दीजिए। जैसे अगर 2 सल्फर बोला है तो बीच में 2 सल्फर हो जाएगा, 3 बोला है तो 3 हो जाएगा, 4 बोला है तो 4 हो जाएगा, 5 बोला है तो 5 हो जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, 2 हाइड्रोजन क्या है आपका डिस्प्लेसेबल है। यानी ये पॉलीथाइनिक एसिड भी कैसे बिहेव करेगा, एज ए डाई बेसिक एसिड के रूप में चलेगा, डाई बेसिक एसिड के रूप में ये बिहेव करते हैं। अब अगर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं हम लोग, तो हमने यहाँ पर जिक्र किया है H2SO5 जिसे हम कैरोज एसिड कहते हैं, H2H2O7 जिसे हम जिसे हम ओलियम कहते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 कहते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और अगला डिस्कस किया है H2H2O8 जिसको कि हम लोग परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल एसिड की नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कैरोज एसिड पर, H2SO5 या इसी को कैरोज एसिड कहते हैं। इसमें परऑक्साइड लिंकेज होता है, लड़के अक्सर इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में गलती करते हैं। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा, 6 आता है। इसी तरीके से अगला है H2H2O7 जिसे हम लोग मार्शल एसिड कहते हैं, H2H2O7 जिसे हम लोग ओलियम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा ओलियम बोलते हैं इसको, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड नाम देते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे इसका तो इसमें परऑक्साइड लिंकेज नहीं होता है, लेकिन सल्फर सल्फर बॉन्ड भी नहीं पाया जाता है, चलेगा। लास्ट आता है मार्शल एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट वाला हम लोग आते हैं H2H2O8, ये इसी को कहते हैं मार्शल एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये भी डाई बेसिक एसिड है। इसमें भी लड़के सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के गलती करते हैं, वो 7-8 निकालते हैं, जबकि सही आंसर कितना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, और ये इस वजह से आता है क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज मौजूद है। चल जाएगा, बोलो भाई, कर लोगे। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, स्पेशली कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो बात करीब करीब 6 ग्रुप की कंप्लीट हो जाती है। चलिए, अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल कहलाता है। ये बहुत ही लो वोलेटाइल लिक्विड है, बेहद तगड़ा एसिड है, बेहद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ में बेहद तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 में चूंकि OH बॉन्ड मौजूद है, इसलिए ये मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि ज़्यादा बनते हैं इसलिए ये लिक्विड विस्कस होता है, थिक होता है। अब अगर हम H2SO4 के प्रिपरेशन की बात करें तो 2 बड़े फेमस मेथड हैं, एक लेड चैम्बर मेथड और दूसरा है आपका कांटेक्ट प्रोसेस। ये NCERT में दिया हुआ है। दोनों ही कमर्शियल मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के, जिसमें हम कांटेक्ट प्रोसेस से ज़्यादा बनाते हैं।
कांटेक्ट प्रोसेस में पहले सल्फर को SO2 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर SO2 को हम ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज करके SO3 में ले आते हैं। इसके लिए हम प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेप रिवर्सिबल होता है। सो ज़्यादा मात्रा में SO3 पाने के लिए हम SO3 के कंसंट्रेशन को कम रखते हैं और SO2 के कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा हम लोग टेम्परेचर को लो रखेंगे और प्रेशर को हाई रखेंगे ताकि इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। अब जो SO3 बनती है उसे वाटर में घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है नॉन अमाउंट का। एक्चुअल में सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन जो होता है उसमें SO3 को पास करने पर ओलियम बनता है पहले, और फिर उस ओलियम में नॉन अमाउंट वाटर की मिला करके अपनी मनचाही कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो ये बात कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होती है। अब दूसरा, अगर हम लेड चैम्बर प्रोसेस की बात करें तो इसमें हम नाइट्रिक ऑक्साइड को पहले ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ले आते हैं और फिर उसमें SO2 पास करके SO3 बनाया जाता है। SO3 को वाटर में भेजने पर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। याद रहे, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में SO3 अगर तुमने पास किया तो ओलियम बनेगा, और ओलियम में मनचाहा आपने वाटर अगर ऐड किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ओलियम को ही हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जिसमें कौन सी गैस निकल रही होती है? SO3 गैस निकल रही होती है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइसल्फेट देगा। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर NaOH एक्सेस में है तो ये सोडियम सल्फेट बनाएगा, यानी ये दो प्रकार के आयन रखता है, बाइसल्फेट और सल्फेट, क्योंकि H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है। आप अगर थोड़ा इसके आयोनाइजेशन कांस्टेंट पर नजर डालें तो आप चौंक जाएंगे। H2SO4 का आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्लस में दिया गया है 10, पहला वाला, और दूसरा 1.2 × 10⁻²। तो पहला बहुत ज्यादा है दूसरे से, लेकिन जो ये वैल्यू है ये भी काफी ज्यादा दी गई है। pK बहुत कम आएगा, सो इनका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगा। यही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट कंडीशन में लें, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन या वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो उनके साथ ये हाइड्रोजन गैस देता है और ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आएगी। चलेगा। अब इसी तरीके से अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड लेकर के चलें, यही H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया जाए, तो ये PCl5 को SO2Cl2 में बदलता है। कॉपर के साथ रिएक्ट करके ये SO2 गैस देगा, साथ में क्यूप्रिक सल्फेट HBr को ये ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देता है। बेंजीन के साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है और बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कार्बन को ये CO2 में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर को ये SO2 में ऑक्सीडाइज करता है। चल जाएगा, बोलो भाई। तो उम्मीद करता हूं कि लगभग सारा पार्ट हम लोगों ने 6 ग्रुप का भी कवर कर लिया इस लेक्चर में। तो आप अगर इसको 2 से 3 बार बड़े ध्यान से देख लें, इसके नोट्स बना लें, 2-3 बार रिवाइज कर लें, तो फिर इसके बाद इसका रिवीजन चुटकियों का खेल है। आप चाहेंगे तो 2 से आप कह सकते हैं 10 से 20 मिनट में ये पूरा लेक्चर क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, लगातार अपनी रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे और सभी अपना जो सपना है, ड्रीम है AIR1 का, उसकी तरफ लगातार क्या कर रहे होंगे, मूव करेंगे। किसी तरीके का कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो उसे आप जरूर पूछें और हमारे लेक्चर्स को कम से कम अपने साथियों को भी बताएं, फ्रेंड्स को भी बताएं, और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी लगे कि आप भी हमारे साथ इस कंडीशन में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीज़ों को आगे की तरफ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलेगा। एक रियल मेडिको वही होता है जो एक संघर्ष करने की अपने अंदर टेंडेंसी रखता है। वो पेशेंट के साथ उसकी अनकॉन्शियस से लेकर के कॉन्शियसनेस तक लगातार लड़ता रहता है। वही है जो कि खड़ा है अपने पेशेंट को सही करने के लिए, दिन रात सही करने के लिए। तो आपको वो बनना है तो निश्चित तौर पर लक्षण भी आपके अंदर धीरे धीरे आने चाहिए। ठीक है जी, चल जाएगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिर बोलूँगा, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद।